हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे वो है प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया PIH का टाइप्स है, मीन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के अंदर प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया दो कंडीशन जनरेट होती है फीमेल के अंदर। तो आज अपन डिस्कस करेंगे प्री एक्लेम्सिया के बारे में। आज अपन देखेंगे प्री एक्लेम्सिया किसको कहते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, फीमेल के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, एंड इसकी कॉज क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, और इसको इस कंडीशन को अगर फीमेल में जनरेट होती है तो कैसे मैनेज किया जाता है। तो देखिएगा, अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं प्री एक्लेम्सिया की। तो प्री एक्लेम्सिया डेवलप कब होता है फीमेल के अंदर, तो यहां लिखते हैं आफ्टर 20 वीक। अब देखिएगा, आफ्टर 20 वीक बाद फीमेल के अंदर आपको तीन चीज देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट लिखते हैं अपन हाइपरटेंशन, सेकंड है प्रोटीन यूरिया, एंड थर्ड है ओडिमा। तो देखिएगा, प्रेगनेंसी के जब गेस्टेशनल वीक हो जाएंगे कंप्लीट 20 वीक, तो 20 वीक के बाद आपको प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। और प्री एक्लेम्सिया के अंदर ये तीन साइन देखने को मिलेंगे, जिसमें है फर्स्ट हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया एंड ओडिमा की कंडीशन फीमेल के अंदर देखने को मिलेगी। यूजुअली ये 20 वीक बाद ही होता है, बट आपको ये 32 वीक बाद भी देखने को मिल सकता है। तो 32 वीक के बाद भी ये प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन फीमेल के अंदर जनरेट हो जाती है, बट यूजुअली ये 20 वीक के बाद ही फीमेल के अंदर होता है। और ये इसके अंदर तीन साइन प्रेजेंट होते हैं। अब देखिएगा, यहां पर अपन हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन के अकॉर्डिंग और प्रोटीन यूरिया के अकॉर्डिंग इसको दो कैटेगरी में अपन ने डिवाइड करा है। तो यहां लिखते हैं अपन इसके टाइप्स। अब टाइप्स देखें तो इसके टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, और सेकंड की बात करें तो सीवियर प्री एक्लेम्सिया। अब देखिएगा, माइल्ड और सीवियर, इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा है। अब जो ये माइल्ड प्री एक्लेम्सिया है और सीवियर प्री एक्लेम्सिया है, ये इसके अंदर हाइपरटेंशन की जो रीडिंग होगी वो अलग अलग देखने को मिलेगी। मीन अपन यहां पर देखते हैं, नॉर्मल बीपी की बात करें तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 mmHg। ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये होता है सिस्टोलिक, ये अपन सब जानते हैं। और डायस्टोलिक की बात करें तो डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। अब देखिएगा, यहां पर माइल्ड प्री एक्लेम्सिया की अगर अपन बात करें, फर्स्ट बात करते हैं अपन माइल्ड प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या कंडीशंस देखने को मिलेगी फीमेल के अंदर। तो देखिएगा, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया के अंदर सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होगा वो 140 से 160 के बीच में देखने को मिलेगा। मीन अगर फीमेल के अंदर, कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर आफ्टर 20 वीक बाद 140 टू 160 के मिड में अगर ब्लड प्रेशर मेजर होता है, और ये जो ब्लड प्रेशर है ये है सिस्टोलिक, तो इसका मतलब है कि यहां पर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन फीमेल के अंदर है। और अगर डायस्टोलिक की बात करें, डायस्टोलिक बीपी वो आपको देखने को मिलेगा 90 टू 110 mmHg के बीच में। मीन अपन कह सकते हैं कि किसी फीमेल का सिस्टोलिक बीपी 140 से 160 के बीच में आता है, और डायस्टोलिक बीपी 90 टू 110 मीन 110 के बीच में आता है। 90 से 110 के बीच में अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है तो ये कंडीशंस माइल्ड प्री एक्लेम्सिया कहलाती है। अब देखिएगा, ये तो बात हुई फर्स्ट साइन हाइपरटेंशन की। तो यहां पर जो है हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन के अंदर अपन ने दोनों ब्लड प्रेशर देखे तो फीमेल के अंदर 140 से 160, और यहां पर
90 से 110 के बीच में देखने को मिलेगा ब्लड प्रेशर। सेकंड की बात करें अपन, ये तो हुआ फर्स्ट, और सेकंड की बात करते हैं अपन यहां पर प्रोटीन यूरिया। अब प्रोटीन यूरिया माइल्ड प्री एक्लेम्सिया के अंदर देखने को नहीं मिलता है, मीन यहां पर यूरिन के साथ प्रोटीन बाहर नहीं निकलेगा, तो यहां पर अपन बोलेंगे नो सिग्निफिकेंट ऑफ प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया का कोई भी साइन देखने को नहीं मिलेगा फीमेल के अंदर। और बात करें ओडिमा की, थर्ड, तो ओडिमा यहां पर बहुत ही ज्यादा माइल्ड देखने को मिलेगा, मीन अपन कह सकते हैं कि फेस पर और टोज पर बहुत माइल्ड ओडिमा देखने को मिलेगा फीमेल के अंदर माइल्ड प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन में। तो यहां पर अगर ओडिमा की बात करें अपन तो माइल्ड देखने को मिलेगा, और वो भी कहां देखने को मिल सकता है, फेस पर और टोज पर। फेस और टोज पर एडिमा, माइल्ड एडिमा देखने को मिलेगा। तो ये तो ही माइल्ड प्री एक्लेम्सिया की बात, जिसमें अपन ने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखा 140 टू 160 mmHg के बीच में मिलेगा, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करी तो 90 टू 110 mmHg के बीच में मिलेगा। अगर प्रोटीन यूरिया देखें तो नो सिग्निफिकेंट ऑफ प्रोटीन यूरिया, कोई भी ऐसा साइन नहीं मिलेगा कि यूरिन के अंदर प्रोटीन पास आउट हो रहा हो। एंड लास्ट बात करें ओडिमा, तो बहुत ही माइल्ड ओडिमा देखने को मिलेगा, जो कि फेस और टोज में ही देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन तो अपन बोल देंगे कि प्री एक्लेम्सिया तो है फीमेल के अंदर, बट ये कैसी कंडीशन में, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, मीन माइल्ड कंडीशन के अंदर फीमेल के अंदर प्री एक्लेम्सिया देखने को मिल रहा है। अब सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं अपन यहाँ पर, सीवियर प्री एक्लेम्सिया की। सीवियर प्री एक्लेम्सिया में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना बढ़ेगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, और ओडिमा कितना देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीवियर प्री एक्लेम्सिया की। अब देखिएगा अपन सेकंड टाइप की बात करते हैं, सीवियर प्री एक्लेम्सिया। अभी अपन ने देखा था माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, अब अपन बात करेंगे सीवियर प्री एक्लेम्सिया। तो देखिएगा सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंदर जो फर्स्ट होगा हाइपरटेंशन, वो इंक्रीज देखने को मिलेगी, और इंक्रीज कितनी होगी, तो यहां लिखते हैं अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मोर देन होगा 160 mm/Hg से। एंड सेकंड बात करें अपन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, मोर देन देखने को मिलेगा 110 mm/Hg से। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड, प्रोटीन यूरिया। अब प्रोटीन यूरिया की कंडीशन जब आप माइल्ड प्री एक्लेम्सिया में देख रहे थे तो वहां पर नो सिग्निफिकेंट लिख रहे थे अपन, मीन कोई भी साइन प्रेजेंट नहीं था प्रोटीन यूरिया का, बट यहाँ पर प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा सीवियर कंडीशन के अंदर। तो सीवियर प्री एक्लेम्सिया में कितना प्रोटीन देखने को मिलेगा यूरिन में, तो यहाँ लिखते हैं अपन 5 ग्राम पर 24 आवर यूरिन, मीन 24 आवर यूरिन का अगर अपन कलेक्शन करेंगे तो 24 आवर यूरिन के अंदर आपको 5 ग्राम प्रोटीन देखने को मिलेगा। एंड थर्ड बात कर लेते हैं ओडिमा की। तो यहां पर जो ओडिमा है वो जर्नलाइज्ड ओडिमा देखने को मिलेगा, मीन फीमेल की पूरी बॉडी पर ओडिमा प्रेजेंट रहेगा, इसको अपन बोलेंगे जर्नलाइज्ड ओडिमा। तो यहां लिखते हैं अपन जर्नलाइज्ड ओडिमा प्रेजेंट रहेगा। अब देखिएगा ये तो ही तीनों साइन की बात, सीवियर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशंस में हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 mmHg से ज्यादा देखने को मिलेगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 mmHg से ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड प्रोटीन यूरिया की जो कंडीशंस होगी तो प्रोटीन 5 ग्राम 24 आवर यूरिन के अंदर देखने को मिलेगा। एंड ओडिमा की बात करें तो जर्नलाइज्ड ओडिमा, पूरी बॉडी के अंदर ओडिमा देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मीन माइल्ड सीवियर कंडीशंस क्यों जनरेट हो रही है। अब देखिएगा ये PIH के टाइप्स हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया था कि ये PIH मतलब होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी की वजह से होने वाली हाइपरटेंशन है। इसके अंदर दो कैटेगरी आती है, फर्स्ट है प्री एक्लेम्सिया एंड सेकंड है एक्लेम्सिया।
अगर अपन प्री एक्लेम्सिया की कंडीशंस को ट्रीट नहीं करते हैं तो प्री एक्लेम्सिया माइल्ड से सीवियर कैटेगरी में जाता है और सीवियर कैटेगरी के बाद एक्लेम्सिया की कंडीशंस में पहुंच जाता है। मीन अपन कह सकते हैं कि एक्लेम्सिया जो होगा, एक्लेम्सिया के अंदर हाइपरटेंशन भी होगी, प्रोटीनयूरिया भी होगा, ओडिमा भी होगा, बट यहाँ पर पेशेंट को सीजर्स भी देखने को मिलेंगे साथ के साथ और कोमा लाइक कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अपन अगर एक्लेम्सिया की बात करें तो 2 साइन और जोड़ देता है, तो यहाँ लिखते हैं सीजर और कोमा। नेक्स्ट अपन क्लास में एक्लेम्सिया की बात करेंगे, तब इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो यहां पर ये 3 साइन के साथ 2 साइन और इंक्लूड हो जाते हैं एक्लेम्सिया की कंडीशंस में। अगर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशंस को ट्रीट नहीं किया जाता है तब वो सीवियर कैटेगरी के बाद एक्लेम्सिया की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब अपन देख रहे हैं कि ये जो कंडीशंस हैं ये कैसे जनरेट हुई हैं फीमेल के अंदर, क्यों जनरेट हुई हैं, इसके रीजन क्या है। तो देखिएगा इसके अगर कॉज की बात करें तो इसका जो मेन कॉज है वो अननोन होता है। मीन आइडियोपैथी है कि ये जो PIH की कंडीशंस है प्रेगनेंसी में फीमेल के कैसे इंड्यूस्ड हो रही है हाइपरटेंशन, तो ये अगर मेन कॉज की बात करें तो कोई भी इसका मेन कॉज नहीं है, बट कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन को जनरेट करने में। तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो अपन यहाँ पर इसकी पैथोफिजियोलॉजी से इसके फैक्टर्स को भी डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी में अपन बात करें तो यहां पर देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में लिखता हूं यहां वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की। अब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है यहां पर वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, स्पाज्म देखने को मिलेगा। अब ये वेसो कॉन्स्ट्रक्शन प्रेगनेंसी के अंदर क्यों हो रहा है तो आपको बता देता हूं मैं। यहां लिखते हैं अपन नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और सेकंड लिखते हैं अपन प्रोस्टाग्लैंडिन I2। अब देखिएगा ये नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 ये दोनों जो क्या वर्क करते हैं, ये दोनों का जो वर्क होता है वो होता है वेसो डायलेशन का। बट कई बार ये प्रेगनेंसी में नाइट्रिक ऑक्साइड और PGI प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का लेवल डिक्रीज हो जाता है। अब इनका लेवल अगर डिक्रीज हो जाएगा तो यहां लिखते हैं अपन लेवल डिक्रीज। अब प्रेगनेंसी के अंदर अगर नाइट्रिक ऑक्साइड और PGI2 का लेवल अगर डिक्रीज हो जाएगा तो मैंने बताया था अभी कि जो इसका फंक्शन है वेसल्स के अंदर डायलेशन करवाने का, ये दोनों वेसल्स के अंदर डायलेशन करवाते हैं। तो अब इनका जब लेवल खुद का ही डिक्रीज हो जाएगा तो यहां पर वेसल्स का डायलेशन ना होकर क्या होगा, वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। तो अपन लिखते हैं अगर लेवल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या देखने को मिलेगी, हाइपर टेंशन देखने को मिलेगी फीमेल के अंदर। तो देखिएगा एक तो ये भी रीजन हो सकता है, मीन अपन मेन कॉज नहीं मानते इसको, ये फैक्टर्स है। तो इसको पैथोफिजियोलॉजी में आपको समझा रहा हूं मैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड और PGI2 का लेवल अगर डिक्रीज होगा प्रेगनेंसी में तो लेवल डिक्रीज होने की वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि जो इसका वर्क है वो है वेसो डायलेशन करवाने का। अब वेसल्स को ये डायलेट नहीं कर पाएगा तो वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, और वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सिंपल सी बात है आर्टरी की वॉल पर ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, और आर्टरी की वॉल पर लगने वाले प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अगर वो ज्यादा होगा तो ऐसा फिर वो जनरेट करेगा प्री एक्लेम्सिया। अब सेकंड फैक्टर की बात करते हैं यहां पर, तो यहां एंडोथेलियल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। एंडोथेलियल डिसफंक्शन कैसे देखने को मिलेगा, तो सेकंड अपन नेक्स्ट बात करते हैं एंडोथेलियल डिसफंक्शन की। अब देखिएगा पैथोफिजियोलॉजी में अपन बात कर रहे हैं सेकंड एंडोथेलियल डिसफंक्शन की। देखिएगा अपन ने फर्स्ट बात करी थी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और आपने देखा था अभी कि नाइट्रिक ऑक्साइड और
PGI2 का लेवल डिक्रीज होने की वजह से वेसल्स का कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा था, क्योंकि ये दोनों वेसल्स का डायलेशन कराते हैं और ये डायलेशन नहीं करा पाएंगे क्योंकि दोनों की आ जाएगी कमी, तो उससे कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और उससे हाइपरटेंशन की कंडीशन हो रही थी फीमेल के अंदर। अब एंडोथेलियल डिसफंक्शन भी देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी में और इसी के कारण प्री एक्लेम्सिया होगा। तो देखिएगा एंडोथेलियल डिसफंक्शन क्यों हुआ है, तो अपन यहां पर एंडोथेलियल डिसफंक्शन को समझने से पहले ये देखते हैं यहां पर लीवर जो होगा, तो लीवर मेटाबॉलिज्म, जो लीवर मेटाबॉलिज्म करता है तो वहां पर लीवर मेटाबॉलिज्म डिसफंक्शन देखने को मिलेगा या डिस्टर्ब देखने को मिलेगा, लिख सकते हैं अपन। अब लीवर का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो SGPT और SGO2 के लेवल भी इंक्रीज देखने को मिलेंगे और साथ के साथ फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन भी लीवर करेगा। तो यहां लिखते हैं अपन फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन। अब देखिएगा ये जो फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन है, इसमें जो फ्री रेडिकल्स होंगे तो मेन अपन बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। अब ये फ्री रेडिकल्स ब्लड के अंदर घूमेगा और ब्लड के अंदर घूमकर ये जो वेसल्स की एंडोथेलियल लेयर होती है, मीन जो इनर लेयर है, उसको इंजर्ड करना चालू कर देगा, उसकी इंजरी करना चालू कर देगा। तो यहां पर लिखते हैं अपन ये फ्री रेडिकल्स H2O2 जो है क्या करेगा, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, मीन अपन बोल सकते हैं इंजरी होगी तो डिसफंक्शन होगा, मीन एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा। और एंडोथेलियल डिसफंक्शन में मेनली क्या होगा, डायरेक्टली अपन बात करें तो जो एंडोथेलियम है उसकी इंजरी होने की वजह से परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहां लिखते हैं अपन इंक्रीज परमेबिलिटी, मीन यहां पर इंक्रीज हो जाएगी परमेबिलिटी और इंक्रीज परमेबिलिटी होने के कारण क्या होगा, जो वेसल्स से फ्लूइड है वो बाहर की साइड आएगा और बाहर आकर इंट्रास्टिशियल स्पेस के अंदर जमा होने लग जाएगा, मीन दो सेल्स के स्पेस के अंदर आकर जमा होने लग जाएगा और एबनॉर्मल तरीके से उस फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा इंट्रास्टिशियल स्पेस के अंदर। और इंट्रास्टिशियल स्पेस के अंदर अगर एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन होता है तो इसी को अपन एडिमा कहते हैं। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं डायरेक्ट इंक्रीज परमेबिलिटी होने की वजह से ही क्या कॉज होगा, ओडिमा, ओडिमा देखने को मिलेगा। अब देखिएगा साथ के साथ ये फ्री रेडिकल्स एक और चीज यहां पर करेंगे, तो फ्री रेडिकल्स ब्लड के अंदर घूमते हुए कहां पहुंच जाएंगे, किडनी में, और किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन के पास ग्लोमेरुलस होता है जहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो ये साथ के साथ फ्री रेडिकल्स ग्लोमेरुलर इंजरी भी करेंगे या फिर अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं यहां पर ग्लोमेरुलर डिसफंक्शन। अब ग्लोमेरुलर डिसफंक्शन कैसा हुआ, वहां पर भी क्या हो गई, कैपिलरी डैमेज हो गई। तो डैमेज कैपिलरी, जो कैपिलरीज होंगी उसको डैमेज हो जाएंगी वहां पर, मीन अपन कह सकते हैं वहां पर भी एंडोथेलियल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। तो ऐसा होने की वजह से क्या होगा, तो अपन जानते हैं कि जो नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन के पास ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस का काम फिल्ट्रेशन का होता है, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्टली अपन कहते हैं कि जो ग्लोमेरुलस होता है वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर वो पूरे ब्लड को फिल्टर करता है। तो यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं ग्लोमेरुलस की वो डैमेज होंगी क्योंकि उनकी एंडोथेलियल सेल डैमेज होगी। तो वो डैमेज होने के कारण क्या होगा, यहां पर प्रोटीन को भी फिल्टर करने लग जाएगा नेफ्रॉन और प्रोटीन फिल्टर होकर यूरिन के साथ बाहर पास आउट हो जाएगा। तो यहां पर फिर प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा फीमेल के अंदर। तो अपन लिख सकते हैं इसकी वजह से क्या जनरेट होगा, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया फीमेल के अंदर देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लोमेरुलर की जो कैपिलरीज है वो डैमेज हो रही है और डैमेज कौन कर रहा है, फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स डैमेज एंडोथेलियल डिसफंक्शन भी करता है, इंक्रीज हो जाती है परमेबिलिटी, इंक्रीज परमेबिलिटी होने की वजह से ओडिमा देखने को मिलता है फीमेल के अंदर।
तो देखिएगा ये तो बात हुई ओडिमा की, और ये बात हुई कि प्रोटीन यूरिया कैसा हो रहा है, और अपन ने देखा था वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से हाइपरटेंशन भी कॉज हो रही थी। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं फीमेल के अंदर प्री एक्लेम्सिया जनरेट करने के, क्योंकि इसकी मेन इटियोलॉजी है वो तो अननोन है, आइडियोपैथी है। यहाँ पर ये रिस्क फैक्टर थे जो इनकी अपन ने पैथोफिजियोलॉजी देखी कि ये एंडोथेलियल डिसफंक्शन कैसे हो रहा है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कैसे हो रहा है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिएगा एक और अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं तीसरी कंडीशंस की, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूं तीसरी कंडीशन और आपको समझा देता हूं मैं। तो तीसरी कंडीशन यह लिखते हैं, मान लो प्लेसेंटा जो है वो एबनॉर्मल है, तो यहां लिखते हैं अपन प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी। अब प्लेसेंटा जो है एबनॉर्मल है, मीन प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी होने के कारण भी हाइपरटेंशन देखने को मिल सकती है। अब प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी होने की वजह से हाइपरटेंशन कैसे जनरेट होती है, तो पहले अपन नॉर्मल प्लेसेंटा की बात कर लेते हैं। अब देखिएगा यहां पर नॉर्मल प्लेसेंटा की बात करें तो आपको पता है प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन्स निकालता है, उनमें से ही प्लेसेंटा एक हार्मोन निकालता है जिसको अपन बोलते हैं एंजियोटेंसिनेज। अब ये एंजियोटेंसिनेज क्या वर्क करता है, अब देखिएगा प्रेगनेंसी के अंदर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है और प्लेसेंटा एंजियोटेंसिनेज बनाता है, और ये एंजियोटेंसिनेज क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होने देता है, मीन ये कन्वर्ट होने से रोकता है। और कौन रोकता है कन्वर्ट होने से, एंजियोटेंसिनेज, और एंजियोटेंसिनेज जो प्लेसेंटा है उसने बनाया, तो ये कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि इसको फर्स्ट को सेकंड में ये कन्वर्ट करने नहीं देता। अब अगर मान लो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, अपन को सबको पता है एंजियोटेंसिन सेकंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब अगर एंजियोटेंसिनेज का फॉर्मेशन हुआ है तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा, और सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो ये तो हुई नॉर्मल प्लेसेंटा की बात कि नॉर्मल प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं होती है तब ऐसा होता है, और वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होने से रुक जाता है, और रोकता कौन है, एंजियोटेंसिनेज। बट अपन बात करें प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी, तो प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी में एंजियोटेंसिनेज बनेगा ही नहीं। और क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि प्लेसेंटा अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हुआ तो एंजियोटेंसिनेज बनेगा नहीं, और एंजियोटेंसिनेज बनेगा नहीं तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड में कन्वर्ट होगा तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने पर हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी फीमेल के अंदर। तो ये तो ही एबनॉर्मल प्लेसेंटा। एबनॉर्मल प्लेसेंटा जब होगा तो एंजियोटेंसिनेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट अच्छे से कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड के अंदर, और आपको ये भी पता है कि फर्स्ट को सेकंड में बदलने का काम रेनिन करता है, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट को सेकंड में जो बदलने का काम करता है वो करता है एसीई इनहिबिटर, सॉरी एसीई एंजाइम, मीन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है इसको सेकंड में कन्वर्ट करता है। और इसी कई बार अगर किसी भी इंडिविजुअल को हाइपरटेंशन होती है तो अपन एसीई इनहिबिटर ड्रग भी देते हैं, तो यहाँ पर अपन एसीई इनहिबिटर ड्रग इसीलिए देते हैं कि सेकंड में कन्वर्ट ना हो। बट यहाँ पर कोई भी ड्रग देने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर नॉर्मल प्लेसेंटा है तो एंजियोटेंसिनेज निकलता है और एंजियोटेंसिन इसको खुद ही इनहिबिट कर देता है, तो ये सेकंड में कन्वर्ट नहीं होता है, और सेकंड में कन्वर्ट नहीं होता है तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है। बट अपन प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी की बात करें तो एंजियोटेंसिनेज का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, क्योंकि एंजियोटेंसिनेज क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि प्लेसेंटा अच्छे से नहीं बना, तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको कन्वर्ट करवाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। अब देखिएगा अगर ये लगातार लंबे समय तक हाइपरटेंशन रहती है तो
रेटिना के अंदर भी अच्छे से प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं होती, और रेटिना के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती तो रेटिनल डिटैचमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फीमेल में ब्लड विजन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है प्री एक्लेम्सिया की कंडीशंस में। और साथ के साथ अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा तो रीनल आर्टरी को भी कम ब्लड सप्लाई होगी, और रीनल आर्टरी को कम ब्लड सप्लाई होगी तो ब्लड का फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं होगा, और ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यूरिन पास आउट कम होगा, बाहर जो है पास आउट कम देखने को मिलेगा, और इसी कंडीशंस को अपन ओलिगोयूरिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ओलिगोयूरिया भी फीमेल के अंदर देखने को मिलेगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके रिस्क फैक्टर की, कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। मान लो कि अपन ने मेन इटियोलॉजी की बात करी तो अननोन, ये पैथोफिजियोलॉजी अपन ने तीनों कंडीशंस देख ली। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो प्रेजेंट रहेंगे तो फीमेल में अपन कह सकते हैं कि प्री एक्लेम्सिया की कंडीशंस को जनरेट करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट रिस्क फैक्टर। अब देखिएगा बात करते हैं अपन रिस्क फैक्टर की, कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो प्री एक्लेम्सिया की कंडीशंस को जनरेट कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर रिस्क फैक्टर की बात करें तो फर्स्ट लिखते हैं अपन हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्सिया, मतलब प्रीवियस अगर हिस्ट्री है, पहले वुमेन प्रेग्नेंट हुई है और उसके लास्ट प्रेगनेंसी में अगर पीआईएच की कंडीशंस, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की कंडीशंस जनरेट हुई है, प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन जनरेट हुई है, तो हो सकता है कि जो अब सेम टाइम प्रेगनेंसी है उस टाइम पर भी प्रेगनेंसी के अंदर आपको हाइपरटेंशन देखने को मिले। तो एक तो ये रीजन हो सकता है अगर पहले से ही प्री एक्लेम्सिया हुआ प्रीवियस प्रेगनेंसी में। यहां लिखते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री-एक्लेम्सिया, नेक्स्ट लिखते हैं अपन अगर पहले से ही हाइपरटेंशन है फीमेल को तो यहां लिखते हैं अपन हाइपरटेंशन हिस्ट्री, हाइपरटेंशन की पहले से ही हिस्ट्री है। लिख सकते हैं अपन रीनल डिजीज, अगर रीनल डिजीज प्रेजेंट है, डायबिटीज मेलाइटस, अगर डायबिटीज मेलाइटस प्रेजेंट है तो भी हो सकता है प्री एक्लेम्सिया की कंडीशंस जनरेट हो। एंड लास्ट लिखते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी की कंडीशंस में भी पीआईएच होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, प्री एक्लेम्सिया होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये तो हुए रिस्क फैक्टर्स। अब देखिएगा अगर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशंस फीमेल के अंदर जनरेट होती है तो अपन क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। तो यहां अपन लिखते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो देखिएगा प्रोटीन यूरिया हो रहा था फीमेल को, तो यूरिन एनालिसिस करवाएंगे अपन। तो यहां लिखते हैं यूरिन एनालिसिस मीन यूरिन टेस्ट करवाएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे ब्लड टेस्ट, अब देखिएगा और कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं अपन, तो आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट। लीवर के अंदर भी प्रॉब्लम हो रही थी, लीवर का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिसफंक्शन हो रहा था, तो यहां पर एलएफटी भी करवाएंगे अपन। अब देखिएगा और क्या करवा सकते हैं अपन, देख रहे थे कि प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा के अंदर एबनॉर्मलिटी होने की वजह से भी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा था, तो प्लेसेंटा के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, तो उसके लिए अपन यूएसजी भी करवाते हैं। तो मेनली अपन को ये एनालिसिस ये इन्वेस्टिगेशन करवाने जिसमें ये चीजें एनालिसिस करेंगे, यूरिन, ब्लड, आरएफटी, एलएफटी, यूएसजी। एंड साथ के साथ अपन यहाँ पर ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं, क्योंकि अपन देख रहे थे कि फीमेल को ब्लड विजन की प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ लास्ट लिख देते हैं आई एग्जामिनेशन। तो ये तो बात हुई रिस्क फैक्टर की एंड इन्वेस्टिगेशन की। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन
कि किसी फीमेल के अंदर अगर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन जनरेट है और आपने इन्वेस्टिगेट भी कर लिया है, तो इस कंडीशंस को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके मैनेजमेंट की। देखिएगा, बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं यहां पर अपन, प्रोवाइड प्रॉपर बेड रेस्ट। यहां पर फीमेल को प्रॉपरली बेड रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि बेड रेस्ट करवाने की वजह से क्या होगा, जो रीनल ब्लड फ्लो है, रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, और रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो ओलिगोयूरिया की कंडीशन हो रही थी वो प्रिवेंट होगी। तो प्रिवेंट ओलिगोयूरिया, जो ओलिगोयूरिया की कंडीशंस हो रही थी वो प्रिवेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि किडनी को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई होगी रेस्ट करने की वजह से। एंड सेकंड कंडीशन की यहां पर बात कर ले अपन, तो यहां लिखते हैं अपन डाइट, फीमेल को किस तरह की डाइट देनी है। तो डाइट में बात करें अपन, तो यहां पर प्रोटीन जो है वो लॉस हो रहा था, तो रिच प्रोटीन डाइट देनी है। तो यहां लिख सकते हैं अपन रिच प्रोटीन और कैलोरी डाइट। साथ के साथ अपन देख रहे थे कि यहां पर फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, तो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन जो है उसको आपको हटाना है, तो उसको जो प्रिवेंट करते हैं वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट अपन को बाहर से भी प्रोवाइड करवाने हैं टेबलेट की फॉर्म में, तो यहां लिख सकते हैं अपन एंटीऑक्सीडेंट देंगे। अब एंटीऑक्सीडेंट किस किस में मिल सकते हैं, तो यहां लिखते हैं अपन डायरेक्टली विटामिन ए, सी और ई, मीन ऐसी डाइट देनी है जिसके अंदर विटामिन ए, सी, ई ज्यादा मात्रा में हो, जिससे कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करेंगे ये, और जो फ्री रेडिकल्स हो रहे थे उनको किल करने का काम करेंगे। अब देखिएगा यहां पर अगर थर्ड की बात करें तो डायूरेटिक्स प्रोवाइड करवाएंगे अपन, डायूरेटिक देंगे फीमेल को। प्रेगनेंसी के अंदर डायूरेटिक नहीं देते, बट प्री एक्लेम्सिया की कंडीशंस अगर फीमेल के अंदर सीवियर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन जनरेट हो रही है तो डायूरेटिक्स प्रोवाइड करवाते हैं अपन। अब डायूरेटिक्स में भी जो मेनली डायूरेटिक्स है वो अपन देखें यहां पर लूप डायूरेटिक, जो लूप डायूरेटिक है वो प्रोवाइड करवाएंगे अपन फीमेल को। अब लूप डायूरेटिक में कौन कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं, तो यहाँ पर लूप डायूरेटिक का मतलब होता है जो लूप ऑफ हेनले होता है वहां पर नेफ्रॉन की जो सेकंड प्रोसेस है, जो सेकंड फंक्शन है रीएब्जॉर्वेशन का, तो लूप ऑफ हेनले पे सोडियम का रीएब्जॉर्वेशन होता है जिसकी वजह से वाटर का रिटेंशन होता है। अब यहाँ पर पहले ही वाटर का रिटेंशन हो रहा है, वाटर को तो अपन यूरिन के साथ बाहर पास आउट कर रहे हैं, इसलिए लूप डायूरेटिक दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये सोडियम को एस्क्रीट आउट करवाएगा, और सोडियम जहां पर जाएगा तो वो वाटर को भी साथ ले जाएगा। तो मीन यहाँ पर जब सोडियम बाहर निकलेगा तो वाटर भी साथ के साथ बाहर देखने को मिलेगा, मीन बाहर बॉडी से बाहर जनरेट होगा यूरिन की फॉर्म में, इसलिए अपन इसको लूप डायूरेटिक बोलते हैं। और लूप डायूरेटिक में जो ड्रग्स आती है वो है लेसिक्स और फ्रूसामाइड। फ्रूसामाइड अपन प्रोवाइड करवाएंगे फीमेल को। अब देखिएगा यहां पर लास्ट बात कर लेते हैं अपन हाइपरटेंसिव ड्रग की, तो यहां पर लिखते हैं फोर्थ हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब अपन देख रहे थे कि जो हाइपरटेंशन की कंडीशन जनरेट हो रही थी फीमेल के अंदर सीवियर प्री एक्लेम्सिया में, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 और डायस्टोलिक 110 से ऊपर जा रहा था, तो उसको कम करने के लिए अपन जो ड्रग्स देंगे वो देंगे मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा जो है प्री एक्लेम्सिया की डीओसी है, ड्रग ऑफ चॉइस है। साथ के साथ अपन दे सकते हैं लेबेटालोल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और लेबेटालोल अपन प्रोवाइड करवाएंगे। और यहां पर अपन जो मतलब नहीं देते हैं ड्रग्स, वो ड्रग्स होती है ACE इनहिबिटर।
एसी इनिबिटर आपको प्रोवाइड नहीं करवानी है, क्योंकि एसी इनिबिटर क्या काम करेगी, एसी इनिबिटर IUGR कॉज करती है, मीन इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन करवाती है ये, और इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होती है एसी इनिबिटर ड्रग से, इसलिए अपन एसी इनिबिटर प्री एक्लेम्सिया के अंदर नहीं देते। जो इसकी डीओसी है वो है मिथाइल डोपा। तो यहाँ पर अपन ये ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं फीमेल को, हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब देखिएगा, अगर अपन नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं फीमेल के अंदर, अगर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन जनरेट हो जाती है तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि आपने अगर अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करा है प्री एक्लेम्सिया का, तो ये प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया की कंडीशंस में कन्वर्ट हो सकता है। एक्लेम्सिया मतलब ये सारी प्रॉब्लम तो रहेंगी, और साथ के साथ फीमेल को सीजर्स भी आने लग जाएंगे, और वो कोमा की कंडीशंस में भी पहुंच सकती है। तो कोमा और सीजर्स देखने को मिलेंगे फीमेल में एक्लेम्सिया। तो एक्लेम्सिया कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इसका, साथ के साथ एब्रप्सियो प्लेसेंटा भी देखने को मिल सकता है। अगर ये कंडीशंस मैनेज नहीं हो पाती है तो एब्रप्सियो प्लेसेंटा फीमेल के अंदर देखने को मिल सकता है। प्री मैच्योर लेबर हो सकती है। एंड HELLP यहां पर लिखते हैं अपन हेल्प सिंड्रोम, ये भी कॉम्प्लिकेशन है। अब हेल्प सिंड्रोम का मतलब है, H का मतलब है यहाँ पर हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस देखने को मिलेगा, और एलिवेटेड लीवर एंजाइम, EL का मतलब है एलिवेटेड लीवर एंजाइम देखने को मिलेंगे, और LP का मतलब है लो प्लेटलेट काउंट देखने को मिलेगा। तो ये हेल्प सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन है प्री एक्लेम्सिया का। इसके अंदर हीमोलाइसिस हो जाता है, आरबीसी टूटने लग जाएंगी, और एलिवेटेड होगा लीवर के एंजाइम एलिवेटेड देखने को मिलेंगे, और लो प्लेटलेट्स काउंट देखने को मिलेगा। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन है प्री एक्लेम्सिया के। तो ओवरऑल अपन ने अभी प्री एक्लेम्सिया को पूरा देखा कि प्री एक्लेम्सिया होता क्या है, साथ के साथ अपन ने इसके टाइप्स भी देखे, अपन ने इसके फैक्टर्स भी देखे कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो कि जनरेट कर सकते हैं प्री एक्लेम्सिया की कंडीशंस को। साथ के साथ अपन ने इसके साइन भी देखे, कौन कौन से साइन प्री एक्लेम्सिया के अंदर देखने को मिलते हैं, और अपन ने इसका रिस्क फैक्टर भी देखा और मैनेजमेंट भी देखा, एंड कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो ओवरऑल अपन ने इसको कंप्लीट कवर किया है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन एक्लेम्सिया पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को अपन क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो रेगुलर वीडियो को देखा करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए हो तो, और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।